हाँ जी बच्चों, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया था। हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, स्टेप्स पढ़ लिए थे अकाउंटिंग के, फीचर्स कर लिए थे हमने अकाउंटिंग के। फीचर्स के साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था वही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, एट्रीब्यूट्स भी वही होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस भी कर लिया था। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट। तुम्हें 7 अल्फाबेट 7 स्टेप्स पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस मैंने समझा दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम कर रहे हैं जी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों। ओके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। मेरा मतलब यहां से यही है, रिकॉर्ड पर मैंने क्यों सर्कल बनाया बच्चों, क्योंकि अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही रिकॉर्डिंग है। क्या बोला बच्चों? अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग आगे प्रोसीड हो ही नहीं सकती। रिकॉर्डिंग नहीं तो क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं तो समराइजिंग नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं डाटा का, कोई एनालिसिस नहीं डाटा का, किसी भी तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा नहीं होता। क्या बोला बच्चों मैंने? जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा नहीं होता। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उसे अकाउंटिंग क्या करे बच्चों जी? रिकॉर्ड करे। क्या करे बच्चों जी? रिकॉर्ड करे। समझ में आई बात? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस। टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या डिटरमिन करना? प्रॉफिट और लॉस। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम्हें मैं थोड़ा सा समझाऊं अगर, तो एक बिजनेस जो होता है वो 2 स्टेटमेंट्स बनाता है। कितनी स्टेटमेंट बनाता है? 2। सबसे पहली होती है जी इनकम स्टेटमेंट। क्या होती है बच्चों जी? इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें हमारे प्रॉफिट का पता चलता है, हमारी इनकम का पता चलता है। रेवेन्यू के अगेंस्ट में हम एक्सपेंसेस रख के अपनी इनकम यानी कि अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट में हम बनाते हैं जी पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं बच्चों? पोजीशन स्टेटमेंट। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव भी है, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव भी है हमारी अकाउंटिंग का। पहला ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करो, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बच्चों? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या डिटरमाइन करना बच्चों? फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम बनाते हैं बच्चों पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं बच्चों जी? पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये 3 ऑब्जेक्टिव मेन हमने कर लिए। पहला हुआ रिकॉर्ड, दूसरा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो, तीसरा हुआ फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करो। सबको सुनाई दे रहा है? सबको वीडियो क्लियर है बच्चों? आवाज आ रही है ना? नेक्स्ट चीज देखो, चौथा ऑब्जेक्टिव आ जाता है बच्चों, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये जो शब्द है ना असिस्टेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा, सबसे पहले किसको बताओगे भैया? मैनेजमेंट को बताओगे, जो बिजनेस को चला रही है, जो बिजनेस को चला रही है यानी कि रन कर रही है। जब तक उसको ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बच्चों पता नहीं चलेगा, हाउ इट वुड एबल टू मेक द डिसीजन। वो लोग जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो डिसीजंस लेंगे कैसे? लाइक फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चला कि प्रॉफिट घट गया इस साल का। प्रॉफिट क्यों घटा, किस वजह से घटा? क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई? अच्छा जी, चलो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ी तो क्या सेल्स घट गई? तो क्यों घटी? व्हाट आर द रीजंस? मैनेजमेंट को इन सारी अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए किसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और वो कौन देगा? अकाउंटिंग दे दी। दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, क्या बोला बच्चों? दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। क्या बच्चों जी? दैट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। दिमाग में बैठ रहा है बच्चों? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ पक्का बात समझ में आ रही है? हम सारे स्टेप्स कर चुके हैं। स्टेप्स में हमने आइडेंटिफिकेशन करा, स्टेप्स में हमने आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी पढ़ा, रिकॉर्डिंग पढ़ा, क्लासिफाइंग पढ़ा, समराइजिंग पढ़ा। रिकॉर्डिंग आ गई, क्लासिफाइंग आ गई, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस हो गया, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव आता है अकाउंटिंग का बच्चों, कम्युनिकेटिंग। क्या आता है बच्चों जी? कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला? कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। टू इट्स यूजर्स। क्या बोला बच्चों? टू इट्स यूजर्स। किसको कम्युनिकेट करता है बच्चों? अपने यूजर्स को। यूजर्स याद करो, मैंने तुम्हें बताए थे, बैंक्स होते हैं, ओनर्स होते हैं। मैनेजमेंट को तो ऑलरेडी असिस्ट कर ही रहा है बच्चों। गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, टैक्स पर्पसेस होते हैं, पब्लिक होती हैं, सबको कम्युनिकेट करना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या आया? रिकॉर्ड। साथ साथ मत बोलना, बीच में डिस्टर्ब मत करना, सबको म्यूट कर रखा है मैंने ऑलरेडी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? रिकॉर्ड। दूसरा क्या है? डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। क्या बच्चों? असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। और पांचवा कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। टू इट्स यूजर्स। क्लियर है बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स कुछ कुछ दिमाग में बैठे? आ जाओ जी, अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पर। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है बच्चों। अकाउंटिंग टर्म्स भी करेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल्स और एजम्पशन। लेकिन अगर ये 3 चीजें ना करी, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है बच्चों, तीसरा प्रिंसिपल्स और एजम्पशन, अगर ये तीनों चीजें ना पढ़ी ना तो यू विल नॉट बी एबल टू डू प्रैक्टिकल। अगर इसके अलावा तुम प्रैक्टिकल करते भी हो तो तुम सिर्फ रटोगे, सिर्फ क्रैम करोगे अकाउंटिंग को। लेकिन इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझने के बाद, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तीसरा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स,
11 प्रिंसिपल्स हैं, 3 एजम्पशंस हैं। ये पूरी पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग बैठनी शुरू होगी, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशंस है, फिर हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो है बच्चों वो इसका स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? नेक्स्ट चीज आती है बच्चों एडवांटेजेस। क्या आती है बच्चों जी? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहली चीज आती है बच्चों इसमें, इट गिव्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। क्या बच्चों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज इंफॉर्मेशन। इसी के लिए तो हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करते किस लिए हैं? कि बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चले। सेल्स कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, अरे भाई प्रोडक्शन पे खर्चा कितना हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी पता लगाना पड़ता है कि कितना लेबर को पे कर रहे हैं, ठीक है, कितना सुपरवाइजर लेके जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। और किसी भी चीज में अगर बच्चों इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। इसलिए दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस is given by accounting. That is one of the advantages of it. That is one of the advantages of it. तो advantage of accounting main है बच्चों क्या? पहली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी थी, दैट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये तुम पहले ही अभी अभी पढ़ चुके हो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट क्लियर है बच्चों? कुछ कुछ समझ में आई बात के नहीं आई? ठीक है जी। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट तुम्हें समझा चुका हूं मैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है, वो सारी इंफॉर्मेशन असिस्टेंस का काम करती है। किसका काम करती है बच्चों? असिस्टेंस का काम करती है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए बच्चों? मैनेजमेंट के लिए। बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट आता है बच्चों जी, इट रिप्लेसेस मेमोरी। इट रिप्लेसेस मेमोरी। व्हाट इज दिस मेमोरी? याद करके रखने की जरूरत नहीं है। तुमने कौन सी बुक बना रखी है बच्चों? जर्नल। क्या बना रखा है जी? जर्नल बना के रखा हुआ है। तुमने जर्नल की बुक क्या कर रखी है? बना के रखी हुई है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई होगी वो इस जर्नल में रिकॉर्डेड हुई होगी, वो लेजर्स में क्लासिफाई हुई होगी। किसमें क्लासिफाई हुई होगी बच्चों? लेजर्स बन रखे होंगे उसके प्रॉपरली। एक एक मान लो हमें निकालनी है टोटल सेल्स। क्या बतानी है जी? टोटल सेल्स। तो मैं सीधा सेल्स का लेजर उठा के वो देखूंगा क्या जी मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई। मुझे याद करके रखने की जरूरत नहीं है। आई नो नीड टू मेमोराइज इट ऑल। मुझे याद करके रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? अब जब मेरी मेमोरी पूरी है तो चौथा एडवांटेज अकाउंटिंग क्या करती है बच्चों? ध्यान से समझना। इट फैसिलिटेट्स, क्या बोला बच्चों? इट फैसिलिटेट्स comparative study. That is important. Comparative study of accounts. Like मान लो दो तरीके का कंपैरिजन होता है बच्चों। 12th क्लास में बड़ा अच्छे से पढ़ोगे इसको। सबसे पहला कंपैरिजन होता है जी इंटर फर्म कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन होता है बच्चों इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या होता है जी? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है बच्चों जी। इंटर फर्म कंपैरिजन के अंदर
मान लो ये ए एंड कॉरपोरेशन है, उसकी बुक्स है अकाउंटिंग की। मान लो ये बी एंड कॉरपोरेशन है, उसकी बुक्स है अकाउंटिंग की। मान लो ये मेरी फर्म है निखिल एंड कॉरपोरेशन की। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, ये इसकी अकाउंटिंग बुक्स हैं, ये मेरी है, सॉरी ये बी की है और ये मेरी है। मेरा प्रॉफिट कितना है, मान लो 50,000। ए का प्रॉफिट कितना है, मान लो 56,000 उस ईयर का। बी का प्रॉफिट कितना है, मान लो 45,000। तो मैंने कहा जी मैं ए से तो पीछे हूं लेकिन बी से आगे हूं, कंपैरिजन हो गया। मेरे को मेरा टारगेट मिल गया, मेरे को ए से आगे पूछना है, बी से तो आगे मैं पहुंच चुका हूं। मेरी सेल्स कितनी हुई ये भी मेरे को पता लग चुका है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में पता लगती है, इंटरफर्म कंपैरिजन में। किसकी वजह से पता लगी, अकाउंटिंग की वजह से पता लगी। किसकी वजह से पता लगी, अकाउंटिंग। तो इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इंट्राफर्म कंपैरिजन में मैंने जो अपनी बुक्स बना रखी हैं, मान लो 2019-20 की, ये बुक्स हैं 2018-19 की, ये बुक्स हैं जी 2017-18 की। तो मैंने कंपैरिजन करा 17-18 में मेरा कितना प्रॉफिट था, 18-19 में कितना हो गया, 19-20 में कितना हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, स्टेगनेंट रहा, बिल्कुल सेम प्रॉफिट रहा। ये सारा मेरे को इंट्राफर्म कंपैरिजन से पता करेगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वजह से, अकाउंटिंग की वजह से। तो बेसिकली पहली एडवांटेजेस, इट गिव्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसी पर ही सब डिपेंडेंट है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट देता है। तीसरी चीज, इट रिप्लेसेस मेमोरी, इट रिप्लेसेस मेमोरी। चौथी चीज, इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। क्या बोला, इट फैसिलिटेट्स बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी पूरी हो जाती है। क्या पूरी हो जाती है बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी पूरी हो जाती है जब भी मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता हूं। समझ में आई बात के लिए, क्लियर है। अच्छा, मेरे पास सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बच्चों। अब मैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोन ले सकता हूं, तो इट फैसिलिटेट्स लोन, इट फैसिलिटेट्स लोन। इट फैसिलिटेट्स लिस्टिंग इन शेयर मार्केट, लिस्टिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लिस्टिंग भी पॉसिबल हो पाएगी। बैंक के पास जब लोन मांगने जाऊंगा, मैं अगर एज एन इंडिविजुअल अपना लोन मांगने जाता हूं तो बैंक कहता है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाओ, तो मैं उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दिखाता हूं। बिजनेस क्या दिखाएगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएगा, अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखाएगा, अपने रेगुलर प्रॉफिट्स दिखाएगा, अपनी जीएसटी की रिटर्न शो करेगा। क्या शो करेगा, जीएसटी की रिटर्न। बस जीएसटी की रिटर्न शो कर देगा, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। तो इट फैसिलिटेट्स लोन ऑल्सो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ी, बहुत जबरदस्त एडवांटेज है बच्चों, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में एविडेंस का काम करते हैं। किसका काम करता है जी, कोर्ट में एविडेंस का काम करती है क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी है अकाउंटिंग की। एविडेंस का मतलब क्या हो गया भाई, कोर्ट में किसी चीज पर केस हुआ या कुछ हुआ, उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो क्या दिखा दी जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखा दी अपनी सारी अकाउंटिंग की। तो ये 6 के आसपास 6 जो है तुम्हारी एडवांटेजेस बन जाती है बच्चों अकाउंटिंग की। पहली हो गई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, दूसरी हो गई असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तीसरी होगी बच्चों इट रिप्लेसेस मेमोरी, फोर्थ होगी बच्चों इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फिफ्थ होगी बच्चों इट फैसिलिटेट्स लोन, सिक्स्थ होगी बच्चों एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है जी, मन मन में बोलना, साथ साथ वीडियो देखते टाइम बोलना, पढ़ते टाइम बोलो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट रिप्लेसेस द मेमोरी, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट्स लोन, एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट। तो ये होगी बच्चों सारी तुम्हारी एडवांटेजेस। क्या बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, अब किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगे। ठीक है जी, आ जाओ लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या आगे बच्चों,
limitations of accounting, limitations of accounting। ठीक है बच्चों जी, पहली लिमिटेशन होती है बच्चों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन is not fully exact, is not fully exact। ठीक है जी, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती बच्चों, एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। किस पे बेस्ड होती है? एस्टिमेट्स पे और एजम्पशंस पे, एस्टिमेट्स पे और एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। क्या बच्चों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या जी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए रिलायबल ज्यादा नहीं हो पाती। कई कई कंडीशंस में कई लोग एस्टिमेट्स के बेस पर काम करते हैं, तो वो उस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी। कभी कभी कोई कोई इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट भी कर देते हैं, बायस भी हो जाती है। ठीक है जी बच्चों। दूसरी चीज इसके अंदर आती है, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस में आती है, इट इग्नोर्स qualitative aspect, it ignores qualitative aspect। इसका मतलब क्या हुआ? qualitative aspect का मीनिंग क्या है? qualitative means quality of the management, quality of the management, quality of the owner, quality of the staff, जिससे बिजनेस एक्चुअली में बढ़ रहा है, ये क्वालिटी इग्नोर कर देता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन लो ध्यान से, ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ही रिकॉर्ड करती है अकाउंटिंग। बोला था ना, जो पैसे में है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा, जो पैसे में नहीं है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? नेक्स्ट चीज पे आओ, it ignores price level changes, it ignores price level changes। प्राइस लेवल में जो चेंजेस होता है उनको इग्नोर करता है। मान लो मैंने अपनी बुक्स के अंदर एक लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदी, मान लो बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की पर्टिकुलर वैल्यू है जी 20 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है जी? 20 लाख की मैंने खरीदी। तो अकाउंटिंग उसको एक्वायरिंग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगी जितने में मैंने वो बिल्डिंग परचेज करी। कितने में परचेज करी? 20 लाख रुपए में। 6 महीने हो गए, 3 महीने, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, मान लो उस बिल्डिंग की वैल्यू अब 22 लाख रुपए है, और 6-8 महीने बीत गए, मान लो 25 लाख रुपए है। तो ये जो प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है ना मार्केट वैल्यू के अंदर, किसमें आ रहा है बच्चों? मार्केट वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग जो है उसको उस एक्वायरिंग कॉस्ट पे लिखेगा जिसने में एक पर्टिकुलर बिजनेस ने या मैनेजमेंट ने उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट को खरीदा है। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाता रहेगा उसके ऊपर, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ लैंड इज एप्रिशिएबल एसेट, लैंड इज एप्रिशिएबल एसेट, बिल्डिंग पर, मशीनरी पर। अब इसमें डेप्रिसिएशन बिजनेस अपने हिसाब से लगाता है, मार्केट अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाती है। तुम सोचते हो तुमने 20,000 का मोबाइल खरीदा था, चलो भाई 1 साल हो गया तो 15,000 का बिक जाए, 10,000 का बिक जाए, लेकिन मार्केट की अपनी वैल्यू होती है। 20,000 के मोबाइल को तो 1 साल बाद ऐसे देखते हैं कि कबाड़ी का सामान है। बच्चों दिल टूट जाता है जब कहते हैं ये तो 5,000 में, 4,000 में बिक जाए। ऐसे होता है ना तुम्हारे साथ? तो दैट इज व्हाट इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। लेकिन बिजनेस में अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक तरीका होता है, तो वो लगता है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू से अलग होता है। ठीक है, तो इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। समझ में आई बात की नहीं है? अब चौथी इसमें लिमिटेशन आती है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। इट लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। क्या बोला बच्चों? इट लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज दिस विंडो ड्रेसिंग इज ऑल अबाउट? विंडो ड्रेसिंग, विंडो को सजाना, यानी कि बार बार से सजा दो फॉर्म, जितनी अच्छी लग रही हो ठीक है,
अंदर से कुछ है ही नहीं फर्म के अंदर से कुछ फर्म में है ही नहीं। इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखा दो, इन्फ्लेटेड सेल्स दिखा दो। सत्यम कंप्यूटर्स का बहुत ही फेमस केस स्टडी है इस चीज को लेके। उसका सीईओ होता था रामलिंगम राजू करके, ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, मे बी दैट इज रामलिंगम राजू। उसने इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखवाए अपनी सीए कंपनी के साथ मिलके, कंपनी के एम्प्लॉयज को धोखे में रखा, शेयर होल्डर्स को धोखे में रखा। जहां सेल वैल्यू सिर्फ 37 करोड़ या 50 करोड़ की है, उसको 637 करोड़ एंड ऑल दैट का दिखाया। कंपनी के शेयर वैल्यू बढ़ गए, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई। वो सारी इन्वेस्टमेंट उसने अपनी एक घर की कोई कंपनी, बिल्डिंग एस्टेट, रियल एस्टेट कंपनी खोल दी, उसमें ड्रॉ आउट कर दी। सो वी कैन मैनिपुलेट विद द फिगर्स ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। फिगर्स ही तो चेंज करनी है, 3 जीरो की जगह 4 लगा दो अगर इन्फ्लेटेड दिखाना है प्रॉफिट तो, ठीक है जी। कम दिखाना तो 4 की जगह 3 कर दो, अगर ज्यादा टैक्स नहीं पे करना तो, अगर ब्लैक मनी इकट्ठी करके रखनी है तो what I am telling you is window dressing. It leads to window dressing. We can manipulate with the accounts. क्या बोला बच्चों? We can manipulate with the accounts. समझ में आई बच्चों बात के नहीं है? ठीक है जी। तो accounting information is not fully exact, पहली limitation हो गई। दूसरी limitation आती है बच्चों, it ignores the qualitative aspects. It ignores the qualitative aspect. तीसरा आता है बच्चों, it ignores the price level changes. फोर्थ आता है बच्चों, window dressing. Accounting may lead to window dressing. पॉइंट समझ में आ रहा है? Limitations of accounting कुछ दिमाग में बैठी हैं, क्लियर है? कुछ आ रही है बच्चों बात समझ में? पक्का? आगे बढ़े इसमें। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे। किसके आप पे आते हैं बच्चों? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं बच्चों। पहली आती है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी आती है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी आती है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। पहली क्या है जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी क्या है जी? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी क्या है जी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, बहुत ध्यान से समझना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तुम ये चीज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ भी चुके हो। हम उसको समराइज करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, जिसमें तुम जर्नल बना रहे हो, जिसमें तुम और बुक्स क्रिएट कर रहे हो, लेजर्स क्रिएट कर रहे हो। एट लास्ट तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। क्या बनाते हो बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। क्या बनती है जी बच्चों? एंड बैलेंस शीट बनती है। ये सब चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम करते हो। अब कॉस्ट अकाउंटिंग इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, जहां पे मान लो ये एक पेन है, इस पेन की कॉस्ट मेरी 20 रुपीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? ये पेन की सेलिंग कॉस्ट इज 20 रुपीज। ये सेलिंग कॉस्ट तक कहां कैसे पहुंचा? ये इसकी बाहर की प्लास्टिक की बॉडी कितने की आई, निब कितने की है,
निब के साथ साथ अंदर वाला जिसमें हम इंक डालते हैं वो कितने का है, इंक कितने की भरी हुई है इसमें, ये सारी चीज़ों की अलग अलग पर पर्सन वाइज लेबर चार्जेस भी जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी जुड़े होते हैं, पर पेन कितनी कॉस्ट निकली, मान लो टोटल उठा के कॉस्ट निकली जी 15 रुपीज, कितनी निकली बच्चों 15 रुपीज। तो उस 15 रुपए में जो जो चीजें जुड़ी हुई इसकी कॉस्ट में ऑफ प्रोडक्शन में, किसमें बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। दोबारा पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, उसको प्रोड्यूस करने की किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये वाला काम करता है। फिर यहां से जो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होती है वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं कि हाँ जी इतनी इतनी कॉस्ट हमारी हो गई है, ठीक है जी। सेलिंग कॉस्ट डिटरमाइन होती है, क्या डिटरमाइन, भाई 15 रुपए की कॉस्ट आई है, 3 रुपए का तो मैं प्रॉफिट रखूंगा अपने पास, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट है ये, तो 3 रुपए, तो चलो जी 18 रुपए में बेचूंगा, आगे होलसेलर को मैं 18 में दूंगा, होलसेलर आगे रिटेलर को 19 रुपए में देगा, रिटेलर भी अपना 1 रुपए प्रॉफिट ऐड करेगा, तो ये 20 रुपए का हर जगह पे बिकेगा, ठीक है जी। एमआरपी इसका डिसाइड हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को या उसकी सेलिंग कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करने में किसका रोल रहता है बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है जी। इसमें हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, कॉस्ट की शीट क्रिएट होती है कि किस किस तरीके से उसके ऊपर कॉस्ट रखी। कई कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं दे हैव टू गो थ्रू विद लॉट ऑफ प्रोसेसेस, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है उसके अंदर। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो बेसिकली आएगी बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको मैं दूसरा नाम डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग भी बोलता हूं, ठीक है जी बच्चों। क्या क्या नाम देता हूं जी, डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। यहां से इनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो जो चीजें, मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग से कुछ कुछ टॉपिक चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन यहां से ली, कुछ इंफॉर्मेशन यहां से ली, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन कर दिए। मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए जो जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको करनी है, जो जो अकाउंटिंग उनको लेनी है, वो सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले इन दोनों से ले लेते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, ठीक है। ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस हैं कि टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन देगा, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ याद करो, ये याद रखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब नाउ टुडे इज अ मॉडर्न वर्ड, आज का क्या है बच्चों, इट्स अ मॉडर्न वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है। अब मैं कहता हूं मैं तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 से सेटिस्फाई नहीं, मैं एक तरीके से एक और ब्रांच इसमें निकाल देता हूं, 2 ब्रांचेस और आ जाती है बच्चों, टैक्स अकाउंटिंग, और 5वीं आ जाती है बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बच्चों, टैक्स अकाउंटिंग, आप जीएसटी की रिटर्न भरनी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रिटर्न जानी है, अदर एक्साइज ड्यूटी भी है, अदर टैक्सेस भी होते हैं कई कई बिजनेसेस में। तो एक टैक्स अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ गुड फील्ड और अ ब्रांच आई कैन से इज ऑल्सो देयर। टैक्स कैलकुलेशन वगैरह के टाइम पे जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है टैक्स पर्सोनल्स को, सीएस को, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से, कॉस्ट अकाउंटिंग में से लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ध्यान रखना, आजकल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टर्म है, तुम आगे जाके पढ़ोगे, इट्स अ बिग टर्म, कॉर्पोरेट, व्हाट द कॉर्पोरेट आर डूइंग एज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर क्रिएटिंग पार्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या क्वालिटी चेक्स उनके प्रॉपर हैं, what they are doing for the public, what they are doing for the public welfare,
अभी अभी कोविड-19 के लिए टाटा सन्स ने 1000 करोड़ का एक तरीके से फंड बना डाला अपना पूरा. he is a great person who मतलब that particular Tata Sons usually donate every year a lot of amount towards social responsibility. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कितने फंड्स इकट्ठे हुए, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसकी प्रॉपर बैलेंस शीट क्या है, टोटल असेट्स कितनी बना रखी हैं. लाइक जैसे गूगल के अगर तुम हेड ऑफिस जाओगे ना यहाँ गुड़गांव के अंदर, तो गुड़गांव में क्या है जी, क्रैच भी बना हुआ है. वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह बच्चे भी अपने छोड़ देते हैं वहाँ, जो 1 साल या 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं. ठीक है जी, वहाँ पे उनका ध्यान भी रखा जाता है. वहाँ पे रेगुलरली जो है, इट्स अ यूजुअल प्रोसेस देयर टू अ ब्रिंगिंग ऑफ द लोअर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कराए जाते हैं. तो हाउ मच फंड्स दे हैव ड्राफ्टेड टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो बच्चों 2 ब्रांचेस और जुड़ गई, टोटल 5 ब्रांचेस मैं लूंगा अकाउंटिंग की. पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा टैक्स अकाउंटिंग और 5वां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. कुछ क्लियर हुआ बच्चों? हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, हमने एडवांटेजेस पढ़ी. क्या क्या पढ़ी जी? हमने एडवांटेजेस पढ़ी, लिमिटेशंस पढ़ी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े जिसमें 5 पढ़े, नॉर्मली 3 है. अब मॉडर्न वन में 2 और ऐड हो गई हैं, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ठीक है जी, इनको याद करो थोड़ा सा, कुछ दिमाग में बिठाओ. नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेके आते हैं. गॉट इट और नॉट? कुछ बात आई समझ में? नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से देखना.